हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब एक से लगाकर 4 चैप्टर जो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आई होप आपने वो अच्छे से देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखना। अगर वो देख करके फिर इस चैप्टर को समझोगे ना तो बेहतर समझ में आएगा। एक बार में ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है। हमने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड 1 से 4 चैप्टर जो किए हैं ना, उसमें हमको कॉन्ट्रैक्ट पूरा समझ में आ जाता है कि एक ऑफरर होता है, एक ऑफरी होता है। मतलब एक प्रॉमिसर होता है, एक प्रॉमिसी होती है, दो पार्टी होती है। ऑफरर कुछ ऑफर करता है, ऑफरी या प्रॉमिसी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर इसके बीच में वैलिड कंसिडरेशन है तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। और अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो लॉ के द्वारा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसके अलावा फिर बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो भी हमने पढ़े चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अब यहां बात आती है परफॉर्मेंस की। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चलो ठीक है, अब वो परफॉर्म कब करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक है ए जो है वो बी को अपना एक बाइक सेल करना चाहता है। ठीक है, ऑफर करता है कि भैया बी, मैं तुमको ऑफर कर रहा हूँ, मेरी बाइक ले लो 50,000 रुपये में। बी जो है इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये, और यहाँ पर कंसिडरेशन भी वैलिड है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। लेकिन ये परफॉर्मेंस कब होगा, इसकी, ये परफॉर्म कब करेगा, यानी कि कब ए बाइक जो है बी को दे देगा और बी 50,000 रुपए जो है वो ए को दे देगा। तो वो ट्रांजेक्शन कब होगा, उसी को बोला गया यहाँ पर परफॉर्मेंस। ओके जी, ठीक। आइए हम थोड़ा सा यहाँ सिंपली पढ़ते हैं। देखो, जो मैंने बोला वो लिखा हुआ भी है। मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 37 के अंदर दे रखा है इसके बारे में। ठीक है, ओके। सेक्शन नंबर 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। व्हेन अ पार्टीज मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, जब पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, देन प्रॉमिस टू डू समथिंग, तो उसके अंदर प्रॉमिस होता है ना। ऑफरर कुछ ऑफर करता है और ऑफर अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और जब उसमें कंसिडरेशन हो तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, और एनफोर्सिबिलिटी हो बाय लॉ तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये अभी तक हमने बहुत अच्छे से समझा है ना। तो यहाँ पर भाई प्रॉमिस ही तो होता है कि ये वो करेंगे। मैं आपको, ए बोल रहा बी को मैं आपको बाइक सेल करूंगा 50,000 रुपए में, बी उसको एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है कर देना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, वो प्रॉमिस तो हो गया। लेकिन वो परफॉर्मेंस भी उसकी होनी जरूरी है ना, वो ट्रांजेक्शन भी होना जरूरी है ना। परफॉर्मेंस मीन्स कैरिंग आउट दैट प्रॉमिस। वो जो प्रॉमिस किया गया था कि ये बाइक आपको दे दूंगा और उसके बदले में आप मुझे 50,000 रुपए दोगे, तो वो चीज, वो एक्टिविटी का परफॉर्म करना परफॉर्मेंस होता है, यानी कि उसका कैरी आउट करना ही परफॉर्मेंस होता है। ओके, इफ वन पार्टी रिफ्यूज टू परफॉर्म द अदर कैन टेक लीगल एक्शन। देखो भाई, यहां पर जैसा मैंने एग्जांपल लिया था, ए ने बोला ना बी को कि भैया ये मेरी बाइक है 50,000 रुपए में लोगे क्या। बी ने बोला ठीक है मैं ले लूंगा। तो बी ने ऑफर क्या कर लिया, एक्सेप्ट। ए ऑफरर हो गया, बी ऑफरी हो गया, ए प्रॉमिसर हो गया, बी प्रॉमिसी हो गया, दो पार्टी हो गई। ये प्रॉमिस भी हो गया कि भाई बाइक दे देगा ए बी को, बी इसके बदले में 50,000 रुपए दे देगा इसको। अब जब परफॉर्मेंस की बारी आई, ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आई, यानी कि जब ए बाइक लेके गया कि ये ले भाई बी बाइक ले और इसके बदले में मेरे को 50,000 रुपीज दे दे, तो बी ने उस समय उसको रिजेक्ट कर लिया। तो इस केस के अंदर अगर ए चाहे तो बी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है, कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन एक पार्टी उसको परफॉर्म नहीं कर रही। ठीक जी, ठीक। तो इसी से आगे रिलेटेड 2 टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस है। इसमें एक आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। 2 टाइप ऑफ परफॉर्मेंस में फर्स्ट क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या होगा, व्हेन बोथ पार्टीज फुलफिल देयर प्रॉमिसेस एग्जैक्टली। दोनों पार्टी अपनी प्रॉमिस क्या कर लेती है, फुलफिल कर लेती है एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ए जो है वो बी को बाइक सेल कर रहा है, ठीक है, और 40,000 रुपीज में। तो ए ने बी को ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन भी वैलिड है तो एग्रीमेंट हो गया, एनफोर्सिबिलिटी भी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जो डेट डिसाइड की गई थी उस डेट पे जो बी है वो 40,000 रुपए ए को दे देता है, और ए जो है वो बाइक की डिलीवरी किसको दे देता है, बी को। मतलब ए बी को बाइक दे देता है, बी ए को 40,000 रुपीज दे देता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, परफॉर्म। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर गया। एक होता है अटेम्प्ट परफॉर्मेंस। अटेम्प्ट परफॉर्मेंस को हम टेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द प्रॉमिसर ऑफर टू परफॉर्म बट प्रॉमिसी रिफ्यूज। ए बाइक लेके चला गया, भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ए ने ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये प्रॉमिस बन गया, और कंसिडरेशन भी वैलिड है, ये एग्रीमेंट बन गया, एनफोर्सिबिलिटी भी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जब डेट आई डिलीवरी करने की,
तो ए डिलीवर करने गया बी को बाइक, तो बी ने वहां पर मना कर दिया, तो इस केस में दोनों पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उस केस में ये अटेम्प्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा। इसका रियल एग्जांपल आपने भी 100% बहुत सारे स्टूडेंट ने फेस किया होगा। हम ऑनलाइन बहुत सारा सामान फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगाते हैं, है ना, तो जब वो डिलीवर करने हमारे घर पे आता है तो कई बार हम डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारे लोग होते हैं जो डिलीवरी एक्सेप्ट ही नहीं करते, फोन ही नहीं अटेंड करते हैं। तो फ्लिपकार्ट वाले या अमेजन वालों ने तो अटेम्प्ट किया डिलीवर करने का, अटेम्प्ट किया परफॉर्मेंस करने का, उन्होंने तो पूरा ट्राई किया कि परफॉर्मेंस हो जाए, गुड्स डिलीवर हो जाए, उसके बदले में अगर कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पेमेंट है वो आ जाए और परफॉर्मेंस हो जाए कॉन्ट्रैक्ट की। बट कई बार कोई बंदा फोन नहीं उठा रहा या गलत एड्रेस डाल दिया है, तो अटेम्प्ट तो हुआ परफॉर्मेंस का, लेकिन वो परफॉर्म नहीं हुआ। तो इसी को बोला जाता है जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी जो है वो रिफ्यूज कर देती है परफॉर्म करना, तो उसको बोलते हैं अटेम्प्ट परफॉर्मेंस। अटेम्प्ट हुआ लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है, ओके जी, आगे देखते हैं हम। देखो ये जो है ना अटेम्प्ट परफॉर्मेंस, हाँ इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं कि एक वैलिड अटेम्प्ट परफॉर्मेंस किसको कहा जाएगा। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये झूठ बोल रहा है ना, फ्लिपकार्ट वाला या अमेजन वाला, कि मैं तुम्हारे घर के आगे खड़ा हूँ, गुड्स डिलीवर करना चाहता हूँ, तुम आ जाओ। अब हमने बाहर जाके देखा कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। या फिर ए ने जो बाइक सेल करने का वादा किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, अब ये बाइक लेके आया ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा परफॉर्मेंस का, फिर भी आगे वाली पार्टी मना करती है तो फिर वो अटेम्प्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा। तो अटेम्प्ट परफॉर्मेंस की भी कुछ कंडीशंस हैं, है ना। एक वैलिड अटेम्प्ट परफॉर्मेंस किसको माना जाएगा, मतलब ट्राई किया गया परफॉर्म करने के लिए, वो किसको माना गया, जब वो अनकंडीशनल हो, है ना। एक कंडीशन ऑफ अटेम्प्ट, टेंडर मतलब ऊपर वही अटेम्प्ट परफॉर्मेंस, यहाँ ट्राई किया एक पार्टी ने परफॉर्म करने का, लेकिन सामने वाली पार्टी ने रिफ्यूज कर लिया, तो वो ट्राई किया वो कब माना जाएगा कि हाँ भाई बिल्कुल आपने पूरा ट्राई किया, वो तब माना जाएगा जब वो अटेम्प्ट जो किया गया है परफॉर्म करने के लिए वो अनकंडीशनल हो, उसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए। हमने ऑनलाइन सामान जो है किसी कॉमर्शियल वेबसाइट से मंगा लिया, अब वो हमने उसको बोला भाई ये जो है 1000 रुपये का है, उस पर लिखा हुआ रहा था 1000 रुपीज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो हमने ऑर्डर कर लिया। अब वो घर के बाहर आया, वो 1200 रुपये मांग रहा है कि 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, तो ये परफॉर्मेंस नहीं मानी जाएगी, ये तो 200 रुपये की अलग ही कंडीशन लगा दी आपने। ओके जी, तो अनकंडीशनल होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट की पहले सारी शर्तें थी उसी हिसाब से अटेम्प्ट होना चाहिए, अदरवाइज फिर उसको परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा, अटेम्प्ट परफॉर्मेंस भी नहीं माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही वर्ड हो जाएगा, परफॉर्म हुआ ही नहीं, किसी भी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया ऐसा माना जाएगा। आया समझ में? ओके, तो अनकंडीशनल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिर आपका अनकंडीशनल के बाद में और क्या अटेम्प्ट परफॉर्मेंस की कंडीशन है, प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, है ना। नाइट में 12 बजे आपको आके कॉल कर रहा है बंदा कि भैया गुड्स डिलीवरी ले लो, नहीं, आपने ऑफिस टाइम में उस गुड्स को डिलीवरी का टाइम डाला था। हम जब भी गुड्स ऑनलाइन मंगाते हैं तो एक टाइम है ना, वहाँ पर शेड्यूल होता है ना कि अभी ऑफिस टाइम में मंगाना है, तो ऑफिस टाइम क्या होता है अभी 10 से 6, अब वो ऑफिस टाइम के बाद में आ रहा है तो बिल्कुल उसको अटेम्प्ट परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। उसमें जो ऑफरी है, जो प्रॉमिसी है, उसका कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो राइट टाइम पे नहीं आ रहा है गुड्स को डिलीवर करने के लिए। ओके, है ना, डिलीवरिंग गुड्स एट मिडनाइट विदाउट कंसर्ट नहीं, ये तो इनवैलिड है ना। अगर आपको मिडनाइट डिलीवरी करनी है तो आपको वो कंसर्ट लेना पड़ेगा ना, सामने वाले से सहमति लेंगे। प्रॉपर प्लेस जो आपने एड्रेस डाला उस पर है ना, जहां पर कोई भी एग्रीमेंट जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म करना चाहिए, उस प्लेस पे परफॉर्मेंस होगी तो उस प्लेस पे ही होगी ना, आप किसी और प्लेस पे थोड़ी बुला सकते हो बिना कंसर्ट के, वो भी सामने वाले की। ओके, होल ऑब्लिगेशन मस्ट बी कवर द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, है ना। एग्जांपल देखो, ए प्रॉमिस 500 चेयर बट ऑफर 300, हमने 500 चेयर का ऑफर दिया था, वो 300 चेयर लेके आ गया, नहीं भैया, आधा अधूरा परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, पूरा परफॉर्मेंस होगा, इनवैलिड टेंडर माना जाएगा ना, परफॉर्मेंस जो है वो अटेम्प्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसमें जो एक्सेप्टर है यानी कि जो प्रॉमिसी है, जो सामने वाली पार्टी है जो गुड्स को लेगी, उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, है ना, तो सामने वाला फिर एक्शन भी नहीं ले सकता। ओके जी, ठीक। प्रॉमिसेस चांस टू चेक, ठीक है ना, गुड्स को चेक करने का आपको टाइम देना पड़ेगा भाई, गुड्स को चेक करके लेंगे हम। राइट पर्सन, है ना, मस्ट बी मेड टू द प्रॉमिसी और हिज ऑथोराइज्ड एजेंट, या जो प्रॉमिसी है या उसका ऑथोराइज्ड एजेंट है उसको गुड्स डिलीवर करो। ओके, कैपेबल एंड विलिंग, प्रॉमिसी मस्ट हैव द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू
परफॉर्म, उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए परफॉर्म करने की। ओके ठीक है। अब आता है बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा? बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। देखो भाई, इसका मैं सेक्शन नंबर 40 से 42 है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ए ने बोला ना कि मैं तुमको बाइक डिलीवर करूंगा, किसको? बी को। मैं तुमको बाइक सेल करना चाहता हूँ 40,000 रुपये में, ठीक है। तो बी यहाँ पर कौन हो गया? ऑफरर या प्रॉमिसर बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्टर हो गया, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसको ऑफरी भी बोल सकते हैं, इसको प्रॉमिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहां पर वही डिसाइड हो गया कि बाइक जो है ए बी को देगा और बी इसके बदले में 40,000 रुपीज ए को देगा। तो ये एक तरह का प्रॉमिस बन गया, कंसिडरेशन भी वैलिड है, तो एग्रीमेंट बन गया, एनफोर्सेबिलिटी भी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट अब यहां पर जो बी है, ए है, वो खुद जाके बी को बाइक डिलीवर करेगा और उसे 40,000 रुपये लेगा, या अपने किसी एजेंट को भेजेगा, या ए की किसी वजह से डेथ हो गई तो क्या उसके जो पर्सनल प्रॉपर्टी जो उसकी बाइक है, उसका जो उत्तराधिकारी वगैरह है, उसकी फैमिली वाले हैं, वो जाके इसको क्या डिलीवर करके इससे 40,000 रुपीज लेंगे। तो परफॉर्म कौन करेगा? तो डिपेंड करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसमें कोई इसकी खुद की पर्सनल स्किल वगैरह है तो उसको खुद को परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई पर्सनल स्किल नहीं है, गुड बाइक डिलीवर करनी है तो कोई भी जाके कर सकता है। तो अगर पर्सनल स्किल नहीं है तो एजेंट से या फैमिली से या किसी और पर्सन से करवा सकते हो, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकते हो। लेकिन अगर कोई पर्सनल स्किल होगी तो उसको खुद को परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये दो चीजें ही है इसके अंदर जिसके ऊपर बेसिस पे पॉइंट बनाए गए हैं। ये फर्स्ट देखो, कौन परफॉर्म करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को? बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, यानी कि ये खुद परफॉर्म करेगा। अगर ए की कोई पर्सनल स्किल, उसके क्वालिफिकेशन और उसके ट्रस्ट के बेसिस पर हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे ए जो है वो सिंगर है, बहुत फेमस सिंगर है, और बी उसको अपने घर में कोई भी फेस्टिवल वगैरह है या अपने यहाँ पर कोई भी एक प्रोग्राम है उसमें उसको बुलाया है, बी ने बुलाया है ए को, और एक बहुत फेमस सिंगर है और इसके बदले में बी उसको पैसे देने के लिए भी रेडी है, और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ए आएगा, बी का जो प्रोग्राम होगा वहां पर परफॉर्म करेगा और बी उसको बदले में 10 लाख रुपए देगा, ठीक है। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरीके से, ठीक। अब यहां पर जिस दिन ए को आना है बी के प्रोग्राम में गाना गाने के लिए, सिंगिंग करने के लिए, तो क्या वहां पर ए अपनी जगह किसी और को भेज सकता है? नहीं। अगर ए ने अपनी जगह किसी और को भेज दिया, आपने बुलाया किसी और को, आ रहा है उसकी जगह कोई और, है ना, तो फिर गलत हो जाएगा ना। आपने कोई स्टेज प्रोग्राम था या जो बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं ना बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर, वहाँ अरिजीत सिंह को आना था, उसकी जगह विशाल मिश्रा आ गए या उसकी जगह कोई और आ गया सिंगर, ऐसे थोड़ी चलेगा। आया समझ में जी? तो आपने अपने अंदर कोई स्किल है, अगर आपके अंदर कोई एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आप ही उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, तो भैया उसी को आना पड़ेगा, प्रॉमिसर को, ठीक है। तो ये यहां पर लिखा हुआ है, ए फेमस सिंगर कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म एट अ कंसर्ट ओनली सी कैन परफॉर्म, वही सी और ही कैन परफॉर्म, वही परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसकी जगह कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर कोई और आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाएगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस नहीं मानी जाएगी उस कॉन्ट्रैक्ट की। नेक्स्ट है बाय एजेंट। बाय एजेंट, एजेंट कब परफॉर्मेंस कर सकता है? जैसे बाइक डिलीवर करनी है तो एजेंट भी जा सकता है, इसमें कोई पर्सनल स्किल नहीं चाहिए, नॉट इन्वॉल्व, है ना। प्रॉमिसर कैन अपॉइंट एन एजेंट, प्रॉमिसर एक एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, वो जाके डिलीवर कर देगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मामला तब आता है जब जो मेन प्रॉमिसर जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ होने के बाद में जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके फैमिली में जो भी है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड पर्सन भी कर सकता है, बिल्कुल। अगर थर्ड पर्सन, जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, सी पेज बी ऑन बिहाफ ऑफ ए। देखो अब क्या है, ए ने बोला कि मैं तुमको पेमेंट करूंगा बी को, ठीक है, तुम मुझे कुछ गुड्स डिलीवर कर देना। अब यहां पर क्या हुआ, बी ने कुछ गुड्स तो डिलीवर कर दिया, लेकिन ए की जगह पेमेंट करने कौन चला गया? सी। ए ने पैसे सी को दे दिए, सी ने जाके इसको पेमेंट कर दिया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल थर्ड पार्टी पे पेमेंट कर सकती है, ओके जी।
नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए है, बी है और सी है। इन्होंने तीनों ने मिलकर के लोन ले लिया बैंक से। बैंक से क्या ले लिया इन्होंने? लोन ले लिया। बैंक से क्या ले लिया? लोन। तीनों ने मिलकर के ले लिया, जॉइंट एग्रीमेंट है, ठीक है। ए बी सी तीनों ने मिलकर के बैंक से लोन ले लिया, मान लेते हैं 75,000 रुपीज़ का, 75,000 रुपये हो गए। अब यहाँ पर बैंक जब लोन की रिकवरी करने की कोशिश करने लगी तो ए ने मना कर दिया कि भैया नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। बी ने मना कर दिया, मेरे पास नहीं है। सी के पास पड़े थे। तो क्या बैंक पूरा का पूरा पैसा सी से रिकवर कर सकती है? हाँ, कर सकती है। बाद में सी जो है वो किससे रिकवर करेगा? ए से और बी से। क्योंकि देखो तीनों ने लोन लिया तो इसकी लायबिलिटी 25,000, इसकी भी 25,000, इसकी भी 25,000, तीनों का 25,000 रुपये 75,000 होता है ना। बट अगर ये ए और बी अपना हिस्सा देने से बैंक को मना कर दे तो सी के पास पड़े थे, सी ने इसको दे दिए और बैंक सी से बिल्कुल रिकवर कर सकता है। बाद में सी जो है वो ए से और बी से रिकवर करेगा और इनके ऊपर केस भी कर सकता है ना। तो ये लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स के केस में इस तरीके से के एग्जांपल आपको देखने को मिल सकते हैं। जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बी परफॉर्म टुगेदर। इफ वन डाइज, अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो उसकी जगह जो दूसरा जॉइंट परफॉर्मर है, प्रोमिसर है, वो उसको परफॉर्म कर सकता है। बाद में वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवरी भी कर सकता है। ओके, ठीक है। राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स क्या होते हैं? ऑल जॉइंट प्रोमिसी मस्ट क्लेम टुगेदर, और ऑन डेथ उसकी जो सर्वाइवर्स हैं वो उससे क्लेम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आई होप आज का लेक्चर काफ़ी हो गया है। हाँ, 17-18 मिनट का ही रखता हूँ मैं, ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। तो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।